हाँ जी बच्चों, फर्स्ट वीडियो जो मैंने बना के डाली है उसमें मोबाइल फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे बच्चों। मैं आपको बता रहा था कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट्स के बारे में, और मैं आपको बस इतना बता रहा था कि जैसे जैसे आप फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो करंट असेट्स है वो भी इंक्रीज होता जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, चलो जी। जो थर्ड पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस टू बी यूज। अब ना यहाँ पे दो वर्ड आए हैं बेटा, यहाँ पर आया है लॉन्ग टर्म, या है आपके पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है जी, और ये आपके पास आया है यहाँ पर शॉर्ट टर्म फाइनेंस। अब आप एक चीज ध्यान रखना और समझना, ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है ना, ये आपको चाहिए होता है परचेजिंग असेट्स, परचेजिंग असेट्स, ठीक है जी। और ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ना, ये आपको चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए, ये होता है यहां पर। अगर अमित सर एज अ फाइनेंस मैनेजर एक बहुत बड़ी मशीन परचेज करना चाहते हैं बच्चों, तो उनको एक तो मशीन चाहिए, वो आएगी 10 लाख रुपए की, तो वो 10 लाख रुपए जो अरेंज करेंगे ना उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस। ये तो चलो साहब हो गया, आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंस की जुगाड़ हो गई आपकी। अब उसके बाद स्टॉक चाहिए बेटा, सैलरी चाहिए, मतलब डे टू डे एक्सपेंडिचर चाहिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए आपको, वो हो गया आपके पास शॉर्ट टर्म फाइनेंस। ये चाहिए तो ये हो गए। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अमित सर का जो रोल है एज अ फाइनेंस मैनेजर, उनका क्या है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस को अरेंज करना है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, ये लाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों यार। हाँ जी, ये सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और वो क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग मोर लिक्विड। ये वर्ड आ गया जी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग। और क्या है बच्चों यहाँ पर, ये है मोर लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है जी, आप पैसा अपने पास रखना चाहते हो। विल रेज, रेज का मतलब होता है मार्केट से पैसा उठाना थ्रू लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। ये दो वर्ड है जो इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे समझना। इसका मतलब ये है बच्चों यहाँ पर कि अमित सर ना ये चाहते हैं कि वो जो भी पैसा मार्केट से लें उनको बहुत जल्दी रीपेमेंट नहीं करना पड़े, क्योंकि अगर ज्यादा जल्दी से जल्दी रीपेमेंट करना पड़ेगा तो शॉर्ट टर्म में अमित सर के पास कैश नहीं रहेगा। अगर अमित सर ऐसा चाहते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो उनको जो पैसा मार्केट से लेना पड़ेगा वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू लेना पड़ेगा बच्चों। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जी। कैसे? एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। अमित सर के पास दो ऑप्शन है, 1 साल के लिए लोन ले या 10 साल के लिए लोन ले। अगर 1 साल के लिए लोन लिया तो 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब अमित सर के पास लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, कैश खत्म हो जाएगा। अमित सर अगर 10 साल के लिए लोन लेते हैं तो शॉर्ट रन के अंदर 1 साल में 2 साल में अमित सर को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब 1 साल में 2 साल में अमित सर के पास कैश अवेलेबल रहेगा। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ में पैसा रहे तो जो लोन का टाइम है वो आपका ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। तो देखो लिखा हुआ है यहां पर, रेजिंग बाय लॉन्ग टर्म, नो नीड टू पे इन शॉर्ट टर्म। आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है शॉर्ट टर्म में, मींस देयर इज मोर कैश अवेलेबल इन द शॉर्ट टर्म। इसी को हम बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है, ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी चाहिए तो आप जो पैसा उठाओगे मार्केट से लॉन्ग टर्म से उठाओगे बच्चों। फिर इसके बाद है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट एंड इक्विटी। जब अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो आएगा ना वो आपका दो जगह से आ सकता है। एक तो है डेट, डेट का मतलब होता है बोरोड फंड, और एक है आपके पास इक्विटी, इसका मतलब होता है ओनर्स फंड। बेटा 11वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें कुछ नहीं है, बस वो ये बोल रहा है यहाँ पर आपको 4th हेडिंग के अंदर कि ना भाई साहब पैसा चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म पैसा चाहिए, या तो पैसा उधार ले लो वो आपको वापस करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को क्या बना लो अपने यहाँ पर बेटा, ओनर बना लो यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। फिर है ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अफेक्टेड। अफेक्टेड भी लिख देते हैं साथ में हम यहाँ पर, आपको और समझ में आएगा। अब समझना यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या है। मैंने एक बहुत बड़ी जो है मशीन खरीदी शूज को बनाने के लिए 10 लाख रुपए की, एक चीज। दूसरी चीज, मैंने लोन लिया है बेटा 10 लाख रुपए का। लोन लिया है आपने तो आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट का पेमेंट आपको दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में।
दूसरी चीज, मशीन खरीदी है, डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैंने 4 लोगों को अपने आप पे रखा है, उनको सैलरी देनी पड़ेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मशीन लगा लिया बेटा, मशीन को लगाने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है ज्यादा कंज्यूम होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। मतलब समझ में आया? एक मशीनरी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे की सारे आइटम्स पर उसका असर पड़ेगा बच्चों। यहां पर आगे नहीं से, तो ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर इफेक्टेड। तो मैंने आपको यहां पर 5 हेडिंग्स लिखाई हैं, ये समझ में आ गया आप लोगों के? यहां पर एक पहला क्या था, फिक्स असेट्स, दूसरा क्या था, करंट असेट्स, तीसरा क्या था, जो आप पैसा लोगे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ज्यादा लिक्विड रहना चाहते हो तो ज्यादा लॉन्ग टर्म से पैसा लेना पड़ेगा आपको। फिर आपके पास लॉन्ग टर्म में जो पैसा आएगा वो डेट या इक्विटी से आएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे के सारे आपके क्या होंगे, आइटम्स उसके अफेक्टेड होंगे बच्चों यहाँ पर। फाइन। फिर इसके बाद हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ना भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन ऑब्जेक्टिव है, और वो है टू मैक्सिमाइज, टू, ये हमने ब्लू पेन की यूज किया, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ, क्या बेटा, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। हाँ जी, समझना एक बार और चीज बड़े ध्यान से, ये ना किसी भी शेयर होल्डर की वेल्थ जो है कैसे इंक्रीज हो जाएगी जी? ये जी बड़ा आसान तरीका है। और वो तरीका क्या है यहाँ पर, किसी भी शेयर की जो प्राइस है स्टॉक मार्केट में, आप उसको बढ़ाते जाओ। रिलायंस का शेयर पहले 10 रुपए का था मान लेते हैं, बढ़ बढ़ के वो हो गया 1000 रुपए, तो ऑटोमेटिकली जो शेयर होल्डर है उसकी जो वैल्यू है, जो उसकी जो वेल्थ है, वो क्या होती जाएगी बेटा, वहां पर इंक्रीज होती जाएगी। तो लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स गेन ओनली व्हेन द प्राइस ऑफ शेयर इंक्रीजेस इन स्टॉक मार्केट। ये एक तरीका है। आगे नहीं आगे सही में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि भाई साहब जो प्राइस ऑफ शेयर है वो इंक्रीज कैसे होगी, उसका एक तरीका है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट ग्रेटर देन कॉस्ट। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बच्चों यहाँ पर। ये कैसे होगा, ये पॉइंट कैसे होगा, अगर ये सबको पता लग जाए तो सब यही कर ले बेटा। तो ये कैसे होगा, ये एक एज अ फाइनेंस मैनेजर मैं ना कुछ डिसीजंस लूंगा बेटा, फाइनेंशियल डिसीजन, और उन फाइनेंशियल डिसीजन का मेन एम क्या हो गया, वैल्यू एडिशन। और जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो शेयर्स की प्राइस है वो क्या होती जाएगी बच्चों, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पर आगे नहीं आगे सही में, ये पॉइंट है यहाँ पर। अब इसके बाद ये जो मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन, ये फाइनेंशियल डिसीजन हमारे पास यहाँ पर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर 3 डिसीजन आते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। ये 3 डिसीजन आते हैं। ये 3 डिसीजन नहीं है बेसिकली, किसी भी कंपनी की ग्रोथ या किसी भी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो ऊपर उठेगी या नीचे गिरेगी, वो इन 3 डिसीजंस पर डिपेंड करता है बच्चों। यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ गई, ये इन 3 डिसीजंस पर डिपेंड करता है बच्चों यहाँ पर कि किसी भी कंपनी की जो शेयर की प्राइस है वो कितना ज्यादा ऊपर जाएगी और कितना नीचे गिरेगी, वो इन 3 डिसीजंस पर डिपेंड करता है यहाँ पर। तो देखो मैंने आपको छोटे छोटे बता भी दिए यहाँ पे बेसिकली। जैसे पहला क्या है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको मैं अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर 2 चीजें आती हैं, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल। उसके बाद है आपका फाइनेंसिंग डिसीजन, याद रखना ये है फाइनेंशियल और ये है फाइनेंसिंग, दोनों में डिफरेंस है। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने सोचा है कि एक मशीन खरीदनी है 10 लाख रुपए की, तो वो 10 लाख रुपए ना आपके पास आएंगे कहां से, या तो इक्विटी से आएंगे या फिर डेट से आएंगे। और तीसरा जो डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन बेटा, ठीक है। तो ये मैं आपको तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, तभी हम इसको बेटा समझ पाएंगे। तो मैंने आपको अभी फिलहाल जो है 2 वीडियोस बता दिए बच्चों। पहला जो वीडियो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में है, और जो सेकंड डिसीजन है वो जो रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उसके बारे में बच्चों। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसके फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आप सारे के सारे बच्चों को ये वीडियो समझ में आएगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें बेटा यहाँ पर, और आगे बच्चों को बताएं। मैं आपको बस इतना एश्योर करना चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के नोट्स हैं, बिलीव मी, इनका कोई भी तोड़ नहीं है।
मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है इनको बनाने के लिए, बिल्कुल नए सिरे से बना रहा हूँ मैं वापस आप लोगों के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए बेटा यहाँ पर। तो आप लोग इनको जितना ज़्यादा गो थ्रू करोगे उतने ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। मैं जो इसके PDF फॉर्म है वो भी मैं आपको YouTube पर लिंक भेज दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है, अगर वो PDF फॉर्म नहीं ले पाता है, तो मैं अपना इसके अंदर वीडियो के लास्ट में जैसे भी होगा मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, अपना एड्रेस दे दूंगा। आप लोग मुझे पर्सनली कॉल करके जो भी इसके नोट्स हैं वो आप मुझसे मंगा सकते हो बेटा, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, थैंक यू बच्चों।